नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पूरी जानकारी, पूरी अवेयरनेस होती है, लेकिन हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर उतना ध्यान नहीं देते हैं या उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक राइट या अधिकार के साथ कुछ ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में संबंधित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शांति से सोने का मन है, आपको ये अधिकार है कि आप सो सकें और आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी हल्ला ना करे, आपको परेशान ना करे, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप भी हो हल्ला करके किसी और को, अपने पड़ोसियों को आप भी परेशान ना करो। तो यहाँ पे क्या है, राइट्स और ड्यूटीज़ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर हम अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को रखा गया था। आम लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में उसमें चर्चा नहीं की गई थी। हालांकि जो राज्य हमारा है उसके कर्तव्यों के बारे में वहाँ पे डीपीएसपी में जिक्र किया गया था। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डीपीएसपी के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जो राज्य के कर्तव्य हैं, जो उन्हें करना चाहिए, उसके बारे में डीपीएसपी में जिक्र किया गया था। लेकिन नागरिकों के कर्तव्य के बारे में कहीं कोई उल्लेख वैसा नहीं था। लेकिन 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगा हुआ था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। और चूंकि जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में है और इसमें जो स्टेट है उसके ड्यूटीज़ बताए गए हैं, तो यहाँ पे पार्ट 4 के बाद हमारा पार्ट 5 आता है और पार्ट 5 में यूनियन के बारे में बताया गया है। और हमें रखना था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4 के जस्ट बाद। तो हम पार्ट 5 में तो रख नहीं सकते थे, क्योंकि पार्ट 5 जो है उसमें पहले से ही यूनियन के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों के बीच में एक नया पार्ट का निर्माण किया गया, तो इसे हम लोगों ने पार्ट 4A का नाम दिया, कैपिटल A। तो इस तरीके से जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो पार्ट 4A में ऐड किया गया। और इसके अंदर आर्टिकल्स कौन सा रखा जाए, तो देखो पार्ट 4 में कहाँ तक आर्टिकल थे, 51 तक, और पार्ट 5 में फिर 52 से आगे के आर्टिकल। तो एक नया आर्टिकल का निर्माण करना था और वो 51 और 52 के बीच में डालना था। तो केवल एक ही आर्टिकल यहाँ बनाया गया, 51 कैपिटल A। तो 51A के तहत जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। शुरुआत में कुल 10 ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे और बाद में फिर 2002 में एक और ड्यूटी ऐड किया गया। और अगर अभी की बात की जाए तो अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं। एक और बात कि ये जो 1976 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसे हम 42nd अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत बड़े भाग को चेंज कर दिया गया था, क्योंकि इस समय इमरजेंसी लगा हुआ था और सरकार के लिए संविधान में परिवर्तन करना काफ़ी आसान था। तो जो 42nd अमेंडमेंट है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए, इसीलिए इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि 42nd अमेंडमेंट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि संविधान के एक बहुत बड़े हिस्से को चेंज किया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। अब चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो कुछ और पॉइंट हैं उन्हें देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस कंट्री से इंस्पायर्ड हैं। तो रूस के संविधान, जो उस समय सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, वहाँ से प्रेरित। और इसे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर ऐड किया गया था। तो एक और बात है कि उस दौरान एक कमेटी का निर्माण किया गया था जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, और इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था कि भाई देश के जो सिटीजन्स हैं वे अपने ड्यूटीज़ को याद नहीं रख रहे हैं। उन्हें अपने राइट्स के बारे में तो पता है, लेकिन देश की एकता को, अखंडता को, इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए कुछ ड्यूटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसा सिफारिश दिया गया और फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी कर लिया गया। और इनिशियली यहाँ पे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे और बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया और आगे लिखा गया है कि आर्टिकल 51A में ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की तरह मौलिक कर्तव्य भी अपनी प्रकृति में गैर न्यायिक यानी नॉन जस्टिसिएबल है। आप इन्हें लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते कि जो ड्यूटीज़ हैं वो कोई पूरा नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर के उसे चैलेंज कर सकें कि भाई आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि अगर सरकार चाहे तो इन ड्यूटीज़ से रिलेटेड कोई लॉ बना सकती है, और अगर जब लॉ बना दिया जाएगा तो आपको फिर उसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप फिर उसका पालन नहीं करते हो तो उसके खिलाफ आपके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ड्यूटी से रिलेटेड लॉ नहीं बना है और आप उसका पालन नहीं कर रहे हो तो उस समय कोई आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता है।
अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, जो 10 या 11 जो टोटल ड्यूटीज़ हैं वे क्या क्या हैं। तो देखिए जो आर्टिकल 51A है, इसमें हमें टोटल 11 ड्यूटीज़ को ऐड करना था। तो इसके लिए अलग अलग क्लॉज बना करके इसे ऐड किया गया। जैसे 51A के अंदर जो पहला ड्यूटी है उसे 51A कहा गया। यहाँ पे स्मॉल ए का यूज़ किया गया है और इसी तरीके से फिर B, C करते हुए टोटल J तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू में थे और फिर बाद में जो 10th ऐड किया गया उसके लिए K का यूज़ किया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। जो पहला ड्यूटी है वो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सब चीज़ का आदर करना। सेकेंड ड्यूटी है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। फिर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और जो फोर्थ ड्यूटी है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। यानी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि देश को डिफेंड करने की बात आती है किसी विशेष परिस्थिति में, तो वहाँ पे आपको देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, यानी एक ब्रदरहुड का निर्माण करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यानी ऐसे रीति रिवाज, ऐसे नियमों का त्याग करना जो डिग्निटी ऑफ वुमेन के खिलाफ है। नेक्स्ट ड्यूटी है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यानी जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो हम रहते हैं समाज में, इस कल्चर के महत्व को समझना और उसे बचा कर रखना। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनकी रक्षा करना और इनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के लिए दया का भावना रखना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना व्यक्ति के अंदर, ताकि अंधविश्वास वगैरह को दूर किया जा सके। ये हमारा 8वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं जो 9th है फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। यानी आपकी ये ड्यूटी है कि आप जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे रेलवे, पार्क, सड़क, इन सारी चीज़ों को आप सुरक्षित रखें और जहाँ तक हो सके आप हिंसा से दूर रहने का प्रयास करें। फिर जो 10वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें लिखा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। यानी आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप उसमें एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़ें। आप कोशिश करें कि आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकें ताकि राष्ट्र जो है वो आगे नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, आगे की ओर बढ़ सके। और यहाँ पे जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है यानी आर्टिकल 51A क्लॉज K, इसके अंदर कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें और इसे 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। और इसके साथ ही एक ध्यान रखने की बात यह है कि जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीज़न पे लागू हैं, जबकि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसमें कुछ राइट्स ऐसे थे जो केवल सिटीजन के लिए थे और कुछ राइट्स ऐसे थे जो सभी लोगों के लिए आमतौर पे दिए जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, यानी इन सारी चीज़ों का पालन करना भारत के नागरिक का ही दायित्व है, ना कि किसी अन्य देश के नागरिक का। और बात की जाए कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने के क्या फ़ायदे हैं या इन्हें क्यों ऐड किया गया, तो इसके पीछे के जो कुछ महत्वपूर्ण रीज़न है, जैसे फर्स्ट रीज़न में आप लिख सकते हो कि जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक वार्निंग की तरह हैं। जैसे जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो नेशनल फ्लैग को जलाना, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना, फ्रीडम फाइटर्स का अपमान करना, ऐसे काम करते हैं। तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनके लिए एक वार्निंग की तरह है और अगर इससे रिलेटेड कोई कानून बना दिया जाता है तो फिर उन्हें उसका पालन भी करना पड़ेगा। जैसे जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, इसके लिए कानून बनाया जा चुका है। तो अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे सज़ा दी जा सकती है। आगे बढ़ें तो जो हमारा 7वां फंडामेंटल ड्यूटी है कि प्राकृतिक पर्यावरण वगैरह की रक्षा करें, तो इसके लिए भी आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए जा चुके हैं। तो अगर आप इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आपके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। फिर जो हमारा 9th फंडामेंटल ड्यूटी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करें, इसके लिए भी कानून है। और जो लास्ट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई है, इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो अगर आप इन ड्यूटीज़ का उल्लंघन करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है, आपको पनिश किया जा सकता है।
तो इससे क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आएगा लोगों में, और जो देश के प्रति कमिटमेंट हैं उसका प्रमोशन होगा। तो ये सारे पॉजिटिव्स हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। और कुछ अगर निगेटिव्स की बात करें तो निगेटिव में आप बोल सकते हैं कि सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सिएबल नहीं हैं। तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड। आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं।